गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे विचारक अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए, दोनों ही महान विचारक यूनान में हुए और आप सभी को पता है यूनान ज्ञान का केंद्र था, यूरोप। सबसे पहले प्लेटो ने विचार किया, फिर अरस्तु ने प्लेटो के शिष्य। तो स्वाभाविक है कि इन पर क्या प्लेटो का प्रभाव है। प्लेटो हमारे महान दार्शनिक की शुरुआत यही से होती है, उसके बाद अरस्तु और अरस्तु जिसने हमारे राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और एक पृथक राजनीतिक विज्ञान विषय को प्रतिस्थापित किया। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है अरस्तु। तो आज हम दोनों को एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखेंगे कि दोनों ही महान विचारकों में किस प्रकार का अपना एक मत रखते हैं, क्या समानता है, क्या असमानता है, इनको स्पष्ट करने का प्रयास करें। तो आप देखिए, सबसे पहले हम समानता की बात करते हैं कि इन विचारों में क्या क्या समानता है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि प्लेटो और अरस्तु अपने जीवन में तत्कालीन समय में एक राजनीतिक अस्थिरता, नैतिक अवस्था का पतन देखा, अराजकता को देखा, नजदीक से महसूस किया। उनको लगा कि जब तक मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन की अवस्था नहीं होगी तो तब तक मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए इनका श्रेष्ठ जीवन को विश्वास कैसे आपको पता है प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात। जब सुकरात ने इस प्रकार से लोकतंत्र की और अच्छे गुणों की बात की तो आपको पता होगा कि पहली पॉलिटिक के युद्ध में एथेंस जब हार गया था तो उस समय वहां पर 30 आतताइयों का शासन स्थापित हुआ और उसी शासकों ने वहां पर अपने जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात उनको प्राण दंड दे दिया। ठीक, और वहां पर इस प्रकार का बिल्कुल सर्वनाश हो गया शासन व्यवस्था का और इस प्रकार की जितनी अस्थिरता देखी, क्रूर दमनपूर्ण शासन देखा तो उनका तत्कालीन समय में मुंह बंद हो गया और वो वहां से निकल गए थे। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि अरस्तु के दौर में देखते हैं कि जब सिकंदर की मृत्यु के बाद में एथेंस में मकदूनिया विरोधी सरकार अस्तित्व में आई, क्योंकि अरस्तु कहां से थे? मकदूनिया मैसेडोनिया से थे। और जब मैसेडोनिया विरोधी सरकार स्थापित हुई तो अरस्तु का यही दौर आया जैसे कि एक जमाने में कभी सुकरात का है। उनको वहां से निर्वासित कर दिया गया तो वो वहां से बाहर निकले थे एथेंस से। उन्होंने कहा था कि ऐसा दोबारा मौका है तो शासन दे दूंगा दर्शन की विरुद्ध, क्योंकि एक बार सुकरात को आपने दे दिया, अब मैं दूसरा मौका नहीं दूंगा। वो वहां से निकल गए क्योंकि जब इनको ऐसा हुआ कि ये जब इस प्रकार की शासन व्यवस्था है मनुष्य का मानव समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही महान विचारकों ने कहा कि जब तक श्रेष्ठ जीवन का अस्तित्व नहीं होगा तब तक हमें इस जीवन में आगे बढ़ने की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। इसलिए कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु अपने तत्कालीन समय में अपने विचारों में, अपने साहित्य लेखन में, दर्शन में श्रेष्ठ जीवन की परिकल्पना में विश्वास करते हैं। एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात करते हैं कि दोनों ने प्लेटो और अरस्तु दोनों ने दास प्रथा का समर्थन किया। देखो, दास प्रथा यूनान में लीगल वैदिक प्रधान थी। दास वहां के परिवार का, समाज का एक अंग हुआ था। इसलिए प्लेटो भी स्वीकार करते हैं और अरस्तु भी स्वीकार करते हैं। आपने अरस्तु के जो दास संबंधी विचार है उनको समझा, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को समझा और स्पष्ट होती है कि नागरिकता उसी को प्रदान की जाएगी जिसके पास दास और संपत्ति होती है। यानी दास एक परिवार की प्रॉपर्टी माना जाता है, क्योंकि जो स्वामी वर्ग है, कुछ गुणों से संपन्न है, बुद्धि है, विवेकशील व्यक्ति है, वो अपने न्याय को, प्रशासनिक कार्य को संपादित करने के लिए उनके पास जो अवकाश की आवश्यकता होती है और वो अवकाश तभी मिल पाएगा जब दास। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पुरजोर तरीके से अरस्तु को बिल्कुल दास प्रथा में यकीन करते हैं, प्लेटो भी करते हैं। आपको
परिवार का एक हिस्सा थी और दास प्रथा को वैधता प्रदान की। ये बात स्पष्ट है। दूसरा आप देखेंगे कि जो प्लेटो और अरस्तु हैं दोनों ये इस बात में विश्वास करते थे कि जो शिक्षा प्रदान करनी है वो राज्य के द्वारा प्रदान की जाए, अर्थात राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली में स्वीकार करते थे। वो बिल्कुल आप देखेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में क्या बताया कि एथेंस में जो शिक्षा प्रणाली थी वो निजी होती, स्पार्टा में जो शिक्षा प्रणाली थी वो राज्य नियंत्रित थी। लेकिन फर्क ये था कि स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी वो सैनिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बैठे दिया जाता था और एथेंस की थी वो केवल निजी हाथों में थी। जो साधन संपन्न है, जिसके पास शक्ति है, वही शिक्षा प्रदान कर सकते थे और काफी हिस्सा शिक्षा से वंचित थे। तो इन्होंने इन दोनों का मिश्रण करते हुए ऐसा समायोजन किया कि शिक्षा का जो माध्यम है या शिक्षा प्रदान करना है वो परिवार का कार्य का होकर हिस्सा होना चाहिए राज्य। और उसी प्रकार से अरस्तु भी स्वीकार करते हैं कि शिक्षा प्रदान करना राज्य के द्वारा जरूरी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली में विश्वास करते हैं। अगली बात करते हैं कि आप देखेंगे रिपब्लिक में कानून की कोई बात नहीं करते प्लेटो, लेकिन प्लेटो ने अपने जीवन के अंतिम दशक में जो पुस्तक लिखी थी लॉज में कानून की बात करते, क्योंकि जब उनको यकीन हो गया कि अब संभव नहीं है दार्शनिक शासन इस पृथ्वी पर वास्तविक तौर पर संभव नहीं है, तो फिर उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी लॉज, और लॉज में कानून की बात करते हैं। और दूसरी बात जब अरस्तु की करते हैं तो अरस्तु ने तो सबसे पहले कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया। आपको पता होगा कि जब वो उन्होंने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वर्गीकरण किया और ये अपना डिस्कस किया कि कानून का शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है, संवैधानिक शासन प्रणाली को अब उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि प्लेटो ने अपने अंतिम दशकों में बंदी का हो और उसको दोनों का भी इसमें विश्वास था, कानून के शासन में अपना यकीन कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने नागरिकता को भी सीमित करना चाहते थे। प्लेटो ये चाहते थे कि नागरिकता का विस्तार कीजिए और अरस्तु भी ये चाहते कि नागरिकता है उसको सीमित कीजिए, क्योंकि नागरिक आज के जमाने से नागरिकता को नहीं जोड़ सकते। आज के वर्तमान जितने भी विश्व में लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में जो नागरिकता प्रदान की जाती है उस प्रकार से नागरिकता एक विशेषता, ठीक है, सामान्य नहीं थी। तो ये कहते हैं कि नागरिक वही हो सकते हैं जिनके पास अवकाश हो। मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में स्पष्ट किया कि जिनके पास अवकाश हो वही विवेक संपन्न व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं, अन्यथा दूसरे नहीं हो सकते। और नागरिकता की जो आधार रखा है उन्होंने वो रखा संपत्ति, जिसके पास संपत्ति है वही नागरिक बन सकता है, दूसरा नहीं सकता। तो कह सकते हैं कि नागरिकता के संबंध में भी प्लेटो और अरस्तु अपने विश्वास करते हैं। दूसरा, राज्य को उन्होंने क्या बताया कि राज्य की नीति को आध्यात्मिक स्वरूप को मान्यता प्रदान करते हैं, अर्थात राज्य के कहते हैं कि राज्य में दोनों का यकीन है, अरस्तु और प्लेटो दोनों का भी राज्य के अस्तित्व में राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। वो मानते हैं कि नीति को आध्यात्मिक स्वरूप और उत्थान के लिए राज्य अति आवश्यक है। अगली बात हम कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के दोनों विरुद्ध हैं। अब प्रजातंत्र का आपको पता होगा, जब मैंने अरस्तु को आपको संविधान का वर्गीकरण किया था तो अरस्तु भी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि जब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली सब देशों में व्याप्त प्रजातंत्र है तो फिर ये विरुद्ध कैसे होगी? क्योंकि मैंने उस समय स्पष्ट किया था कि आज के प्रजातंत्र को अपन संवैधानिक तंत्र से जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि क्योंकि आज के जो प्रजातंत्र है लोकतंत्र है वो संवैधानिक तंत्र के बिल्कुल नजदीक है। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि जो संवैधानिक तंत्र है वो शासन का शुद्ध रूप है, वो बिल्कुल हो सकता है। तो आज का जो हमारा लोकतंत्र आप संवैधानिक तंत्र से जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसकी बिल्कुल मान्यता प्रदान कर देते हैं। लेकिन भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र लोग कह रहे हैं तो विपरीत रूप में होता था, जिसमें अराजकता की अवस्था होती थी, उसको अरस्तु प्लेटो क्या कहते हैं प्रजातंत्र। तो तत्कालीन समय में जो प्रजातंत्र का स्वरूप था वो दोनों ही ये मान विचार उसके विरोधी थे, ठीक है। दूसरा, राजनीति को उन्होंने व्यावहारिक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का काम किया है प्लेटो और अरस्तु दोनों ने, बिल्कुल उसको व्यावहारिक तौर पर स्पष्ट करने का कैसे। तो ये हमने देखे कि दोनों ही मान विचारों में क्या क्या समानता है और दोनों क्या एक राय रखते हैं अपने किसी दृष्टिकोण पर, उसको हमने स्पष्ट किया। अब देखिए अगला जो हमारा है वो है असमानता, यानी प्लेटो और अरस्तु किन विषय पर, दर्शन पर
या किसी तथ्य पर अपने क्या क्या अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, अलग अलग मत रखते हैं। तो असमानता भी देखनी जरूरी है। आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि समानता के साथ असमानता को स्पष्ट करें। देखिए, प्लेटो को प्राय एक कल्पनावादी, आदर्शवादी, यहाँ कहते हैं कि बादलों में नगर बनाने वाले विचार के रूप में याद किया जाता है। आप उनका रेपब्लिक पूरा ग्रंथ देखिए, रेपब्लिक जो ग्रंथ लिखा है उन्होंने, उसमें बिल्कुल उन्होंने हर बात को बिल्कुल एक कल्पना के रूप में स्वीकार किया। ऐसी जो रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का शासन हो, आदर्श राज्य हो, न्याय का सिद्धांत, ये सभी अपने विचार हैं, वो कभी भी फलीभूत नहीं हो पाए, कभी भी सत्य दृष्टिकोण में खड़े नहीं हुए और ऐसा संभव ही नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार के उन्होंने विचार दिए, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने जो रिपब्लिक के विचार दिए, इन सभी विचारों में हमें क्या लगता है कि प्लेटो एक कल्पनावादी और आदर्शवादी विचार थे। बात स्पष्ट। आप देखेंगे राजनीति जो विधि से भी सर्वोच्च होता है, विधि से भी परे होता है, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो क्या आपको ये नहीं लगता ये प्लेटो है वो निरंकुश के बड़े? इस बात की क्या गारंटी है कि जो दार्शनिक शासक होगा वो सदा करते पद पर ही से कभी भी वो पद भ्रष्ट हो सकता है, अपने स्वमोह से ग्रसित हो सकता है। तो प्लेटो यहाँ पे कहते हैं कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना। तो फिर जब ज्यादा सत्ता होती है, इतिहास में आप उठा के देखेंगे, एक उदाहरण आपको मिलेंगे कि ज्यादा सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है, जितनी ज्यादा सत्ता उधर ज्यादा भ्रष्ट, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं बनती। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि अपने जो विचार किए उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी मतलब काल्पनिक बातों को उन्होंने मतलब वास्तविक मानने की उन्होंने बात मतलब स्पष्ट किया, जो कि कभी खड़े नहीं करते। तो कह सकते हैं कि प्लेटो एक कल्पनावादी और आदर्शवादी राजनीतिक चिंतक। अरस्तु की बात करें तो हमारे राजनीतिक विज्ञान को बिल्कुल यथार्थवादी तरीके से, वास्तविक तरीके से, बिल्कुल एक नीचे धरातल पर बैठकर हर बात को स्पष्ट किया, व्यवहारिक स्तर पर उन्होंने समझाया है और तथ्यात्मक जानकारी, कहीं पर भी कपोल कल्पना आदर्श या फिर सोपन जो विज्ञान होता है ऐसा उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया। हर बात को उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास किया। आप समझेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करके एक सेपरेट विषय प्रदान किया। साथ ही उन्होंने विधि संविधानों का लेकर के तुलनात्मक एक राजनीतिक विज्ञान की शुरुआत की। आप देखेंगे विधि को सर्वोच्च स्थान दिया, विधि सबसे ऊपर शासक की विधि की नेतृत्व, विधि का उल्लंघन शासक भी नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल अरस्तु महोदय हैं बिल्कुल यथार्थवादी और व्यवहारिक राजनीति का प्रेरणा माने जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत इनसे मानी जाती है, ठीक है। दूसरे अगर पहले बात करें तो प्लेटो कहते थे कि दार्शनिक शासन का जो शासन, दार्शनिक शासन का जो शासन होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आपने दार्शनिक शासन की अवधारणा स्पष्ट तौर से पढ़ी है, वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ महत्व प्रदान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दार्शनिक शासन को उसके जीवन के 50 वर्षों तक शिक्षा प्रदान करता हूँ। यानी शिक्षा पद्धति में आपने देखा होगा कि वो अपने जीवन की 35 वर्ष तक तो शिक्षा प्राप्त करता है, सैद्धांतिक सब शिक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में वो फिर 15 वर्ष तक विश्व की व्यवहारिक जानकारी को प्राप्त करता है, व्यवहारिक ज्ञान को, यानी विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर व्यवहारिक राजनीति को ज्ञान प्राप्त करता है। तो जब सैद्धांतिक और व्यवहारिक राजनीति का मिशन होगा तो उसके अंदर ऐसे गुण होंगे वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, करते से भटक नहीं सकता। मैं मानता हूँ मेरा जो शासक है, यानी प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है, वो कानून की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उसका इतना विवेक होता है कि उसको उसके सामने कानून की जरूरत नहीं, ऐसा प्लेटो मानता है। और उसको कहते हैं नहीं, ये कभी भी ऐसा संभव नहीं हो सकता कि दार्शनिक शासक पूरी तरह से ऐसा, ये स्थितियों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कोई गारंटी नहीं है कि वो कभी भी पद से भटक नहीं सकता। इसलिए आप इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दार्शनिक शासक कभी गलत नहीं कर सकता, ये कहना एक अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। आई बात समझ में? इसलिए उन्होंने कहता है कि और मेरा जो शासक है वो दार्शनिक शासक सर्वश्रेष्ठ होता है, प्लेटो कहते हैं, लेकिन अरस्तु कहते हैं कि नहीं, मैं विधि शासक संवैधानिक शासक को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। ये बात अभी जो समानता है, प्लेटो का शासक निरंकुश है। निरंकुश क्यों? दार्शनिक शासक क्या कहते हैं? वो विधि को मानते हैं? नहीं मानते। वो अपने स्वयं की इच्छा से स्वयं अपने आप जो
कहते हैं, कौन? प्लेटो कहते हैं। लेकिन अरस्तु की बात करते हैं कि अरस्तु है वो कानून की प्रभुता, कि कानून की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। वो कानून से ऊपर किसी व्यक्ति को नहीं मानते, किसी शासक को नहीं मानते, इसलिए कानून की प्रभुता को बिल्कुल स्वीकार करने में यही करते हैं। कौन? अरस्तु। दूसरा प्लेटो है वो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानते हैं। राज्य है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, व्यक्तियों का विस्तृत यानी बड़ा आकार यानी वृहद रूप है, वो क्या है? राज्य है। जबकि अरस्तु परिवार का वृहद रूप मानते हैं, परिवार का वृहद रूप में स्वीकार करते हैं। ये दोनों में एक अंतर है। अगली बात देखेंगे कि प्लेटो के विचार में राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्रांतिकारी है। अब देखो प्लेटो जो भी राज्य में परिवर्तन जो भी होते हैं अक्षमात परिवर्तन में विश्वास करने वाले एक क्रांतिकारी विचार को धारण करने वाले विचार माने जाते हैं। जबकि जो अरस्तु है वो रूढ़िवादी है, प्रभावों को, रूढ़ियों को यानी प्राकृतिक कानूनों सब में यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही विचारों में हमें अलग अलग विचार दृष्टिकोण दिखाई देता है और उसमें स्पष्ट होता है। अगला अपन समझ सकते हैं कि अरस्तु ने राजनीतिक विचारों का जो राजनीतिक विचार है अरस्तु के, वो नैतिक विचारों से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन प्लेटो ने इन दोनों का मिश्रण किया हुआ है। अतः उन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र का एक अंग के रूप में स्वीकार किया है और अरस्तु ने राजनीति को नीति शास्त्र से बिल्कुल अलग किया है। एक और अंतर के रूप में देख सकते हैं कि प्लेटो राज्य की उन्नति मनुष्य की आवश्यकता के फलस्वरूप मानता है। राज्य की उन्नति मनुष्य की आवश्यकता के फलस्वरूप मानता है। वह अरस्तु राज्य को परिवार के समान एक प्राकृतिक संस्था के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार किया है। तो ये हमने दोनों में असमानता देखी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अरस्तु है वो आधुनिक व्यक्तिवाद के पिता के रूप में भी स्वीकार करते हैं और दांते का एक कथन है कि अरस्तु है वो बुद्धिमानों का गुरु है। बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं सबका गुरु माना जाता है। ठीक है। डनिंग का एक कथन है कि प्लेटो है वो नैतिकतावादी है, अरस्तु है वो तथ्यवादी है। एक प्रकार ये भी कथन है। मैक्सी तो यहाँ तक कहते हैं कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। यानी तो ये स्वाभाविक है कि जब अरस्तु के जो गुरु हैं प्लेटो, तो प्लेटो के विचारों का बहुत प्रभाव उनके ऊपर होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अरस्तु वो सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। दूसरा, एबस्टीन भी कहते हैं कि अरस्तु प्लेटो में सुधार करने वाला सबसे बड़ा विचारक था। एबस्टीन क्या कहते हैं कि प्लेटो में सुधार करने वाला कोई सबसे बड़ा विचारक था तो वो कौन था? अरस्तु था। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया है। अतः अंत में अपन निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अरस्तु एक महान हमारे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान में अपना एक अपूर्व योगदान दिया है। सबसे पहले उन्होंने पहली बार कोई बताने वाला कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु ने स्पष्ट किया। इन्होंने मानवीय प्रकृति तथा राज्य के उद्देश्यों की विवेचना की। ठीक है। दूसरा, उन्होंने स्वतंत्रता और राजसत्ता के मध्य उचित संबंध को स्थापित किया। ये कहते थे कि संविधान की अधीनता में व्यतीत किया जाने वाला जीवन दासता का जीवन नहीं वरन उच्चतम कल्याण का जीवन है। इन्होंने अपने संपूर्ण विचारों में, राजनीतिक विचारों में विधि को सर्वोच्च स्थान प्रतिपादित किया तथा साथ ही साथ लोकमत तथा परंपराओं की महत्ता को भी प्रतिपादित किया। इन्होंने राजनीति पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना की। संपत्ति की विषमता क्रांति को जन्म देती है, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने किया। इसलिए आपको पता होगा, तो स्पष्ट किया हमने पिछली कक्षाओं में कि उन्होंने भी संपत्ति को यानी संपत्ति का उचित वितरण और स्वामित्व, निजी संपत्ति का प्रतिपादन किया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए। क्योंकि संपत्ति अगर विषम होगी, विषमता होगी, असमानता होगी तो स्वाभाविक है कि वो कभी कभी क्रांति के रूप में मतलब क्रांति का स्वरूप धारण कर सकती है, ज़्यादा विषमता होते ही। दूसरा, आपने देखा होगा उन्होंने उदार लोकतंत्र के समर्थन की बात करते हैं, मध्यम मार्ग के सिद्धांत की बात करते हैं तथा शासन के अंगों की सुस्पष्ट विवेचना की। आपने देखा होगा असेंबली, मजिस्ट्रेसी, जुडिशरी, इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों में प्रकट किया। इसलिए कैटलिन कहते हैं कि ये जो अरस्तु हैं वो एक मध्यम वर्ग का दार्शनिक है। मध्यम वर्ग की सबसे पहले कोई बात करने वाले थे तो वो थे अरस्तु। ठीक है। इस बात को मैक्सी ने बिल्कुल कहा है कि अरस्तु एक महान वैज्ञानिक विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं।